हेलो एवरीवन, वेलकम टू अड्डा 24/7 स्कूल में राजेंद्र सांखला। इस सेशन में हम कक्षा 9th का क्षितिज भाग एक पुस्तक से अध्याय संख्या 12 जिसका नाम है माखनलाल चतुर्वेदी। और माखनलाल चतुर्वेदी जी को हिंदी साहित्य में एक भारतीय आत्मा के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ हमारी पाठ्य पुस्तक में जो इनकी एक कविता दी हुई है कैदी और कोकिला, वह राष्ट्रीय भावनाओं से प्रेरित है। यह जो कविता है लेखक ने अर्थात माखनलाल चतुर्वेदी ने जब वो स्वाधीनता आंदोलन में भाग लेते हैं तो उन्हें अंग्रेजों द्वारा पकड़कर जेल में डाल दिया जाता है। तो वहीं पर रह कर के जेल में रहकर कारागार में रह कर के उन्होंने यह कविता लिखी है। और यह कविता लिखने का भाव कब उत्पन्न हुआ? जब उन्हें बहुत सारी यातनाएं प्रताड़नाएं दी जा रही होती हैं। उनके साथ बहुत सारे स्वतंत्रता सेनानी थे। तो एक दिन क्या होता है, एक रात को क्या होता है, अंधेरी रात में कोयल का कूकना उन्हें सुनाई देता है। क्यों? कोयल सुबह सुबह अर्थात दिन में अपने कूक के द्वारा सभी लोगों को प्रसन्न करती है। लोग वाह वाह के रूप में उसकी प्रशंसा भी करते हैं उसकी आवाज़ की। तो लेखक को यह एक अस्वाभाविक लगा कि कोयल, कूकने वाली कोयल जो दिन में कूकती है, वह आज इस गहन अंधकार में क्यों कूक रही है। तो कोयल और कवि के मध्य थोड़ा सा वार्तालाप हुआ है, संवाद है। तो उस कविता को हम लोग पढ़ेंगे। तो इस सेशन में बच्चों हम लोग क्या पढ़ेंगे? कैदी और कोकिला का भाग 3 पढ़ेंगे। तो इसका मतलब इससे पहले भाग 1 भाग 2 भी हमने पढ़ लिया। तो इस सेशन में हम लोग क्या देखेंगे बच्चों? कैदी और कोकिला का भाग 3। ठीक है। अब कैदी और कोकिला मतलब 2 शब्द हैं और दोनों शब्द किससे जुड़े हुए हैं? और योजक से जुड़े हुए हैं। किससे जुड़े हुए हैं? और योजक। और योजक क्या होता है बच्चों? देखो, 2 चीजें होती हैं, एक और एक मात्रा वाला होता है, दूसरा और होता है 2 मात्रा वाला। ये जो और होता है इसका अर्थ होता है दिशा, यानी कि किसी दिशा को इंडिकेट करना, यानी किसी की तरफ। जैसे मैं कहूँ वह मेरी तरफ देखकर रोने लगी या नाचने लगी, इस प्रकार। तो मेरी तरफ, मेरी दिशा में, यानी कि मेरा घर है वह रेलवे स्टेशन के ओर है, यानी कि रेलवे स्टेशन की तरफ है, इस प्रकार से। और जो ये और होता है यह एक योजक होता है बच्चों। ये ध्यान रखना, बहुत अच्छी बातें हैं ये दोनों। ये एक योजक है जो 2 शब्दों या 2 वाक्यों को जोड़ने का कार्य करता है। जैसे रीमा खाना खा रही है और सीमा पका रही है, इस प्रकार 2 वाक्यों को और यहाँ 2 शब्दों को जोड़ रहा है। तो एक तो कैदी है और एक क्या है? कोकिला है। एक तो क्या है? कैदी है और एक क्या है? कोकिला है। तो कोकिला है, कोकिला के आवाज को सुनकर किसको? कैदी को। यानी कैदी कौन है? माखनलाल चतुर्वेदी जी। तो उनको क्या लगा? इनका कूकना जो रात को कूकती है, तो उनका कूकना क्या लगा? इन्हें स्वाभाविक लगा। तो कोयल से ये बातें कर रहा है, कोयल से ये पूछ रहा है कि तुम रात को क्यों चीख रही हो, क्यों गा रही हो। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कैदी और कोकिला संबंधित अभ्यास प्रश्नों के बारे में, नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। और इससे पहले हमने माखनलाल चतुर्वेदी जी का जीवन परिचय और कैदी और कोकिला का कविता का क्या पढ़ लिया था, सारांश पढ़ लिया था। अभ्यास प्रश्नों में आपको कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए यदि आपको यह पाठ और यह दोनों वीडियो अच्छे समझ में आ गई होंगी तो बच्चों। और यह सब हमें कहाँ पढ़ने को मिलता है? हमारी पाठ्य पुस्तक है क्षितिज भाग 2, ध्यान रखना। कक्षा 9th है। पुस्तक का नाम बच्चों क्षितिज भाग 1 अध्याय संख्या 12। लेखक का नाम क्या है? माखनलाल चतुर्वेदी जी। अब आपसे पूछ लिया जाए कैदी और कोकिला के लेखक कौन है, तो कौन है बच्चों? माखनलाल चतुर्वेदी जी। ये ध्यान आपको रखना है, बहुत अच्छा प्रश्न बनता है ये, कि ऐसे पूछा जा सकता है कि क्षितिज भाग 1 हमारे पाठ्य पुस्तक में कैदी और कोकिला के लेखक बताइए। और इसमें किस प्रकार से सारांश रूप में पूछ सकता है, कभी कोकिल से क्या बातें कर रहा है, क्या पूछना चाह रहा है, तो ऐसा आपसे पूछा जा सकता है। तो ध्यान रखना बच्चों, माखनलाल चतुर्वेदी द्वारा रचित कैदी और कोकिला की कुछ पंक्तियां हैं, उनके बारे में हम एक एक शब्द का अर्थ पढ़ते हुए भावार्थ करेंगे बच्चों। ध्यान से समझना। इसी समय आप लोग, जितना समय मैं पढ़ाऊं उसी समय आप लोगों को याद हो जानी चाहिए कंप्लीट। ठीक है। देखो, काली तू रजनी भी काली, शासन की करनी भी काली, काली लहर कल्पना काली, मेरी काल कोठरी काली, टोपी काली कमली काली, मेरी लोहे श्रृंखला काली, पहरे की ऊंकरती भी ब्याली, तिस पर गाली है आली। देखो, यहाँ पर काली काली बहुत बार शब्द आया है, 1 2 3 इस प्रकार बहुत बार शब्द आया है। मतलब कवि की हम बात करें तो यहाँ है ना, काली शब्द का जो प्रयोग किया है वह भारत की स्वतंत्रता पर किया है। यानी कि एक जो गुलामी भारत है उसका जो जितना भी संसार वह सब उसे कवि को काला ही काला नजर आ रहा है, क्योंकि अंग्रेजों की
अत्याचार के कारण कहीं हमें रोशनी दिखाई नहीं दे रही है, और कवि को तो बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रही है। क्यों नहीं दे रही है? क्योंकि काल कोठरी है और भयंकर उसमें क्या है, गर्म, वो बिल्कुल प्रकाश भी नहीं है और हुंकार भी है पहरेदारों का। तो कहने का तात्पर्य क्या है बच्चों, यहाँ काली जो शब्द का प्रयोग किया तो हम कह सकते हैं प्रत्येक काली शब्द का अलग अलग अर्थ है, अलग अलग शब्दों के अर्थ में। तो यहाँ अमक यमक अलंकार भी है और दूसरा अनुप्रास अलंकार भी है। तो एक एक शब्द का अर्थ ध्यान रखना। यहाँ पर मैं बता रहा हूँ, रजनी यानी क्या होता है? रात। रजनी यानी क्या होता है? रात या रात्रि, रात या रात्रि, ये आपको ध्यान रखना है। करनी, करनी यानी करतूतें, कारनामे, कारनामे या करतूतें, करतूतें किसकी? शासन। और शासन किसका था? अंग्रेजों की करतूतें, अंग्रेजों के शासन में अंग्रेज जो कार्य करते हैं, जो करतूतें कर रहे हैं वो। कल्पना, कल्पना होते हैं अपने भाव, कह सकते हैं हम, भाव जगते हैं इंसान के, आपके भाव भी जगते होंगे। काल कोठरी काली, यहाँ काल कोठरी का मतलब उनकी कोठरी जो 10 फुट की है, ऊंची ऊंची दीवारों की, जहाँ बिल्कुल क्या है, अंधकार है। टोपी काली, जो उन्होंने पहन रखी टोपी वह भी काली है। और कमली, कमली करता था कंबल, जो वो कंबल ओढ़ते हैं वह भी क्या है, काला, काला है। मेरी लोह श्रृंखला काली, लोह श्रृंखला यानी क्या होता है अभी? जो सांकल नहीं होती, जैसे अतकड़ियाँ होती हैं और सांकल जैसे कि कैदी के गले में डाल देते हैं, पैरों में डाल देते हैं, आपने मूवी में देखा हो ना, इस प्रकार से डालते हैं। और यहाँ पे कैदियों में सांकल होती है ऐसे, उसके बारे में यहाँ लिया है। तो हम कह सकते हैं लोहे की सलाखें या लोहे की सांकल, लोहे की सांकल। समझ तो गए ना आप लोग? ये लोहे की श्रृंखलाएं, लोहे की सांकलें। सांकल नहीं होती भैंसों के या पशुओं के बांधते हैं ना हम लोग, जैसे एक कड़ी ऐसे, एक कड़ी से मिला करके इसमें ये कड़ी ऐसे 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 कड़ी 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 मिला करके ऐसे सांकल ये जो होती है, ऐसी ही अब जो कैदियों को पहनाई जाती है वो ऐसी भी सांकल होती है, ऐसे होती है, देखा होगा आप लोगों ने ऐसे। ठीक है, जहाँ भी लोग लगा देते हैं। हुंकरती, हुंकरती होता है हुंकार भरना। पहरे, पहरेदार, पहरे, पहरेदार। ब्याली, ब्याली होता है सर्पनी, सर्पनी। सांप होता है ना, सांप, सांपनी, ऐसे सांपनी भी कह सकते हो, सर्पनी या सांपनी। ठीक है। तिस पर है गाली ए हाली, तिस पर होता है मतलब आश्चर्यचकित करना। ठीक है, मतलब आश्चर्यचकित क्या मतलब, उनकी जो हुंकार है और वो जो पहरेदार है वो हमें गालियां भी देते हैं, वो हमें सबको सुनना भी पड़ता है। ए सखी, और आली का अर्थ क्या होता है? सखी। आई बात समझ में बच्चों? तो प्रत्येक शब्द का अर्थ मैंने बता दिया है। रजनी रात या रात्रि, और करनी अंग्रेजों की करतूतें, अंग्रेजों के कारनामे। कल्पना भाव जो जगते हैं। काल कोठरी, एक कोठरी के बारे में, जो जेल है ना, जेल में जो कमरा है लेखक जिसमें बंद है उसे, उसके बारे में आया। टोपी काली, यानी टोपी जो पहनते हैं वो भी काली है। कमली यानी कंबल, जो ओढ़ते हैं वह भी कंबल है, जो भी काला है। लोहे श्रृंखला यानी कि लोहे की सांकल, जिसे हम अतकड़ी रूप में प्रयोग करते हैं, बता चुका हूँ मैं। हुंकरती हुंकार या गर्जना। ब्याली यानी सर्पनी या सांपनी। तिस यानी टिस, और आली यानी सखी। और गाली, गाली होती है, गाली बकना। एक बात और ध्यान रखना, पहरा यानी पहरेदार। एक बात और ध्यान, आप लोगों से पूछ रहे हैं जो गाली है, गाली दी जाती है या बकी जाती है? तो ध्यान रखना, उसने मुझे गाली दी तो वाक्य अशुद्ध हो जाएगा। तो गाली हमेशा बकी जाती है। क्या होता है? गाली हमेशा बकी जाती है। शब्दार्थ देख लीजिए। रजनी, रजनी का तो रात या रात्रि। करनी कारनामे या करतूतें या करतूत। काल कोठड़ी कैदियों के लिए बनी जेल, कैदियों के लिए बनी जेल में कोठड़ी, कोठड़ी होता है कमरा जिसे हम कहते हैं। लोहे श्रृंखला सलाखें या लोहे की सांकल। हुंकरती हुंकार। ब्याली सर्पनी। कमली काली, काला कंबल। कोई दिक्कत है तो बताओ इनमें। देखो इसमें एक तो ये सब ध्यान रखना, और तो आप ऐसे बता सकते हो। रजनी पर्यायवाची शब्दों में आता है बार बार। करनी ध्यान रखना, करनी यानी कारनामे। काल कोठड़ी आपको कमरा पता ही है। लोहे श्रृंखला, ये श्रृंखला थोड़ा शुद्ध लिखना भी, ऐसे लिखा जाता है श्रृंखला, ये श्रेय नहीं आता। ठीक है, हाँ। स के साथ में क्या है? री री सी जुड़ा हुआ है। अब री री सी का मेल करेंगे तो क्या हो जाएगा? ऐसे होगा, श्री, ऐसे।
और अंग अंग लगा देंगे तो श्रृंखला, इस प्रकार से। ये गलत है बेटा, ये केवल श्रद्धा में आता है। और श्रृंगार भी लिखते हैं तो श्रृंगार भी ऐसे लिखा जाता है, ये भी ध्यान रखना है। ऐसे मत लिख देना कभी तुम ऐसे लिख दो श्रृंगार को, ये भी अशुद्ध हो जाएगा, ठीक है। अब भावार्थ देख लेते हैं हम, समझना अच्छे से। काली तू रजनी भी काली, शासन की करनी भी काली, काली लहर कल्पना काली। अब देखो कवि क्या कहता है, कोयल से कह रहा है, क्या कह रहा है, हे कोयल तू भी काली है और यह जो रात है यह भी बहुत ही काली है, बहुत ही ज़्यादा क्या है इसमें अंधकार है, बहुत ही ज़्यादा ये क्या है काली है। तू भी काली है और ये रात भी क्या है काली है। शासन की करनी भी काली, जो अंग्रेजों द्वारा किया जा रहा करतूते हैं, कारनामे हैं, जो अत्याचार वो हम पर कर रहे हैं वो भी क्या है काले हैं। काली लहर कल्पना काली, जिस प्रकार से जो हमारी कल्पना है वह भी क्या हो चुकी है, काली हो चुकी है, क्योंकि हमें कुछ प्रकाश दिखाई नहीं देता है। मेरी काल कोठरी काली, और जिस कोठरी में रहता हूँ वह भी क्या है काली है। टोपी काली, कमली काली, और जो मैं टोपी पहनता हूँ वह भी काली है, और जो मेरा कंबल है जो मैं जिसे ओढ़ता हूँ वह भी क्या है काला है। मेरी लोह श्रृंखला काली, और अंग्रेजों द्वारा जो मुझे गहना दिया हुआ है, जो मुझे आभूषण दिया हुआ है, अंग्रेजों की जो गहना है वह भी क्या है, वो सांकले भी क्या है लोहे की बनी हुई, और वो भी कैसे हैं काली हैं। पहरे की उकरती बैली, और जो पहरेदार हैं जो हुंकार भरते हैं रात को, जो हमें आश्चर्यचकित रूप से जो गालियां देते हैं, वो गालियां भी एक काली सरपनी की तरह क्या है जहरीली हैं, अर्थात क्या है काली हैं। हे आली अब तुम बताओ अब हम क्या करें, ये सब करतूते हैं इनकी, यह सब कुछ हमें काला ही काला नजर आ रहा है, कहीं प्रकाश नहीं आ रहा। मतलब कवि ने यहाँ हम कह सकते हैं एक परतंत्र भारत यानी गुलामी भारत का, कि किस प्रकार से अंग्रेजों द्वारा स्वतंत्रता सेनानियों पर अत्याचार किया जा रहा है, और उन प्रत्येक अत्याचार जो भी कर रहे हैं उनको किससे संबोधित किया है, काले शब्द से किया है। एक बार वापस देखना, कवि कहता है, कवि ने यहाँ अंग्रेजों द्वारा दिए गए अत्याचारों करतूतों को एक काले शब्द के रूप में व्यंजना करते हुए, समय के रूप में, यानी अभिव्यक्ति हम शब्द व्यंजना शब्द शक्ति पढ़ते हैं ना, तो प्रत्येक चीज़ को एक समय विशेष के रूप में लेकर के एक इंडिकेट कर रहा है कि सब कुछ क्या है यहाँ पे काला ही काला नजर आ रहा है, और ऐसी करतूतें भी क्या है उनकी काली है। तो कवि कहता है कोयल से, हे कोयल तू भी काली है और यह रात भी काली है, और तू इस प्रकार से घूम रही है, तेरा अस्वाभाविक जो कूचू छींकना है वह मुझे अस्वाभाविक लग रहा है, तू इस रात को क्यों कूक रही है। शासन द्वारा करनी भी काली, और अंग्रेजों द्वारा जो यहाँ पे शासन किया जा रहा है, हमारे ऊपर जो अत्याचार किया जा रहा है, उनकी जो करतूतें हैं वो करतूतें भी कैसी हैं काली नजर आ रही हैं, कहीं हमें प्रकाश का नजर नहीं आता है, अर्थात उसमें कहीं आशा का भाव नहीं जगता है उन लोगों में, अंग्रेजों में, वो केवल हमें प्रताड़नाएं दे रहे हैं। काली लहर कल्पना काली, जिस प्रकार से जो हवा चल रही है, हमें जो इस जेल में जो हवा दिखाई देती है वह भी हमें हमारे भावों के अनुसार हमें काली ही नज़र आ रही है, क्योंकि हमारे अंदर जो सहन शक्ति थी वो धीरे धीरे भी समाप्त हो रही है, और हम भी इनके अहंकार का जो कुआं है उसे भी हम खाली कर रहे हैं। तो वह सब हमारी क्या कल्पना रूपी हवा है वह भी क्या हो गई है, काली हो गई है। मेरी काल कोठरी काली, और जिस कोठरी में मैं रहता हूँ वह भी, उसमें केवल अंधेरा है, अंधेरा है, अंधकार है, तो वहाँ भी क्या है सब कुछ काला ही काला नजर आता है, ऐसा मेरी कोठरी भी क्या है काली है। और मैं जो टोपी और कंबल जो ओढ़ता हूँ वह भी क्या है दोनों काले हैं, अर्थात टोपी भी काली है और कंबल भी काला है। और हम लोगों को यानी स्वतंत्रता सेनानी या मुझे या जो मेरे साथी हैं, वो जो अंग्रेजों द्वारा जो गहना दिया हुआ है, लोहे की सांखलें हैं, वो भी क्या है काले हैं। पहरे की उकरती काली, और जो पहरेदार हैं जो हमें गालियां देते हैं, उनकी जो हुंकार भरने की आवाज़ है, जो हमें गालियां देते हैं, वो गालियां भी एक सर्पनी जैसी जहरीली, अर्थात काली, एक सर्पनी जैसी क्या है काली है। हे हाली और हे सखी, हे कोयल, ये हमें बहुत ही बुरी बुरी गालियां दे रहे हैं। हम इन गालियों को सुनते भी हैं और अनसुना भी कर देते हैं काफ़ी बार, क्योंकि ये ज़ोर ज़ोर से आवाज़ करते हैं ना, तो हमें हुंकार भरते रहते हैं, ज़ोर ज़ोर से गालियाँ देते रहते हैं, जिससे हमारा दिन तो कठिनाई से बीतता ही है और रात को भी हमें नींद नहीं आती है। इतना ही भोजन देते हैं कि बस हम लोग तड़प तड़प कर जी सकें, अच्छे से जीने के लिए हम ये खाना भी नहीं देते हैं। इस प्रकार हमारा पूरा जीवन है इस कोठरी में काला ही नजर आता है, और सब कुछ मुझे काला ही काला नजर आ रहा है। यहाँ तक कि जब दिन में भी हम काम करते हैं तो जो जैसे हम चरस खींचते हैं जुआ बांध करके पेट में, तो भी वहाँ में काला ही काला नजर आता है। तो ये कोयल सब इस
काले शब्द से कवि ने एक स्वतंत्र भारत गुलामी भारत की जो अन्य स्वतंत्रता सेनानियों के साथ जो अंग्रेजों द्वारा दिया गया अत्याचार है, उन काले शब्द की अभिव्यंजना करते हुए यहाँ पर हम कह सकते हैं कि लेखक ने शिल्प सौंदर्य में व्यंजना शब्द शक्ति का प्रयोग किया है। भावार्थ देख लीजिए। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने अंग्रेजी शासन काल के दौरान जेलों में स्वतंत्रता सेनानियों के साथ हो रहे भयंकर अत्याचारों का वर्णन किया है। काले रंग को हमारे समाज में फैले दुख और अशांति का प्रतीक माना गया है। यानी कि काला काला कब नजर आता है? जब दुख हो, कोई अशांति हो, शांति बिल्कुल भी नहीं हो। इसलिए यहाँ प्रत्येक चीज को काला बताया है। कवि कैदी रूप में कोयल से कहता है कि इस समय सब तरफ अंधकार की कालिमा छाई हुई है, तुम भी काली हो, रात भी काली है और अंग्रेजों की करतूतें भी अर्थात कारणे भी क्या है? काले हैं। देश में निराशा रूपी काली लहर फैली हुई है और जेल की काली चार दीवारी में चलने वाली हवा भी क्या है? काली है। और मन में उठने वाली कल्पनाएं अर्थात भाव भी क्या है? काले हैं। कल्पनाएं भी काली हैं। हमारी टोपी और कंबल का रंग भी कैसा है? काला है। मैंने जो लोहे की जंजीरें पहन रखी हैं अर्थात जो अंग्रेजों द्वारा दिया गया जो गहना है, जो अंग्रेजों का गहना है, वह भी क्या है? काले हैं और वह भी क्या है? काली है। और इसी वजह से हमारे अंदर आने वाली कल्पनाएं भी काली हो गई हैं, भाव भी काले हो गए हैं। इतनी यातनाओं को सहने के बाद भी हमें हमारे ऊपर दिन भर नजर रखने वाले पहरेदारों की हुंकार भी काली सर्पनी की तरह काली जहरीली है और इनकी गालियां भी सुननी पड़ती है। हे सखी, हम क्या करें? अब तुम ही बताओ। अब तुम तो कुछ बोलती नहीं हो, तुम तो कुछ स्पष्ट रूप से कुछ बोल नहीं रही है। कुछ तो बोलो, लेकिन बोलो तो क्या हमें समझ में आए, मुझे समझ में आए। अब तुम स्पष्ट रूप से बोल नहीं रही हो, तुम क्यों चीख रही हो इस अंधकार भरी काली रात में? नेक्स्ट देखिए। इस काले संकट सागर पर मरने की मदमाती कोकिल बोलो तो, अपने चमकीले गीतों को क्यों कर हो तैराती कोकिल बोलो तो। अब संकट सागर होता है, यानी कि कह सकते हैं बहुत सारी कठिनाएं हैं, बहुत सारी समस्याएं, बहुत सारी कठिनाइयाँ, ठीक है, बहुत सारे संकट कह सकते हैं। मदमाती यानी उद्यत होना, तैयार होना, मतलब मरना कोकिल बोलो तो। चमकीले गीतों क्या होता है? उत्साह भरे गीत, आशा एवं उत्साह भरे गीत। तैराती, तैरना यानी तैरा रही है, यानी कि बोल रही है। कोकिल बोलो तो कुछ ज़्यादा शब्द नहीं है इसमें समझने वाले। संकट सागर पर यानी कि बहुत सारी कठिनाई, बहुत सारी समस्याएं। मदमाती, उद्यत होना, तैयार होना, यानी कि मरने के लिए इच्छुक। कहते हैं ना कि भाई क्यों मरने के पर तुला हुआ है, तो वही बात है यहाँ कोकिल के लिए आया। चमकीले गीतों, आशा एवं उत्साह से भरे गीत, यानी कि संघर्ष उत्पन्न करने वाले, लोगों में स्वतंत्रता जगाने के लिए एक गर्जना सी हुंकार भरते हैं ना, जो जिससे कि रोंगटे खड़े हो जाते हैं, उसके बारे में आया। क्यों कर हो तैराती, यानी तैरा रही हो इन गीतों को, चमकीले उत्साह भरे कोकिल बोलो तो। संकट सागर, भयंकर मुसीबत या बहुत सारी समस्याएं। मदमाती, मस्ताना पर या मस्ती से भरी हुई या उद्दत भी कह सकते हैं, ठीक है। ये आपको कोई दिक्कत नहीं है, ज़्यादा इसमें ज़्यादा समझने की आवश्यकता नहीं है हम लोगों को। अब भावार्थ देख लीजिए। इस काले संकट सागर पर मरने की मदमाती कोकिल बोलो तो, हे कोयल तुम कुछ बोलो। इस काले भयंकर अंधकार में जब हमारे सामने बहुत सारी समस्याएं खड़ी हुई हैं, तो तू क्यों मरने के लिए उद्यत हो रही है? क्या हो गया है तुझे? तुझे दिन में कूकना चाहिए, तू रात में क्यों कूक रही है? क्या इस काले कारनामों को देकर कूक रही है? अब इन काले कारनामों देखकर कूक रही है या चीख रही है या रो रही है, तो तू मरने को क्यों उद्यत है? तेरे सामने तो पूरा स्वतंत्र आकाश है, आसमान है, तू क्यों नहीं उड़ रही है? वहां उड़, यहाँ क्या कर रही है? क्यों तू मरने को उद्यत हो रही है? अपने चमकीले गीतों को क्यों कर हो तैराती कोकिल बोलो, हे कोयल तुम इन आशा भरे उत्साह भरे गीतों को क्यों तैरा रही हो? क्यों हमारे संघर्ष के भाव उत्पन्न कर रही हो? हमारे सामने बहुत सारी मुसीबतें, बहुत सारी विषम परिस्थितियां हैं, इसमें तुम ये संघर्ष भरे गीत, आशा और उत्साह भरे गीत को क्यों तैरा रही हो इस कारागार के अंदर? कुछ तो बोलो, क्यों बोल रही हो, क्यों चीख रही हो, क्यों रो रही हो? कुछ तो बताओ, बोलो तो कुछ स्पष्ट बोलो, कुछ समझ में आए।
हे कोयल, हमारे सामने बहुत सारे मुसीबतें हैं, बहुत सारे संकट खड़े हुए हैं और तू फिर भी मरने को उद्यत हो रही है। तुम्हें पता है हमें कैसे कैसे प्रताड़नाएं दी जा रही हैं दिन में और रात में, फिर भी तू मरने को क्यों उद्यत यहां पर आई है? तू जा और इस पूरे आसमान में घूम ले। अपने चमकीले गीतों को क्यों कर हो तैयार तैराती कोकिल बोलो तो। हे कोयल, तुम्हारे जो चमकीले चमकीले गीत हैं, तुम्हारे जो आशा एवं उत्साह से भरे हुए जो गीत हैं, आशा एवं उत्साह से भरे हुए जो गीत हैं, उन गीतों को यहां क्यों तैरा रही हो, क्यों बोल रही हो, क्यों सुना रही हो हमें? हे कोयल, कुछ तो बोलो। हमारे सामने बहुत सारी मुसीबतें हैं, फिर तू हमें स्वाधीनता संग्राम के लिए, संघर्ष के लिए उद्यत कर रही है और तू भी मरने को उद्यत है। हमें तो यहाँ अत्याचार दिया जा रहा है, तुम्हें क्या परेशानी है? तुम तो कुछ तो बोलो, तुम क्यों मरने को उद्यत हो रही हो? तुम क्यों आशा एवं उत्साह के गीत, हमारे अंदर उत्साह के भाव क्यों जगा रही हो इन गीतों से? तुम चुप रहो, तुम कुछ तो बोलो, तुम क्यों कर रही हो ये कार्य? क्यों उत्साह का संचार करने के लिए इन गीतों को गा रही हो? कुछ तो बोलो। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि कोयल से कहता है कि मैं यह समझ नहीं पा रहा हूं कि तुम स्वतंत्र होने के बाद भी इस अंधकार भरी रात में कारागार के ऊपर क्यों मंडरा रही हो। इस समय बहुत सारे संकट सामने खड़े हैं, इस मुश्किल समय में तुम क्यों मरने को उद्यत हो? इसलिए कवि कोयल से पूछ रहा है, हे कोयल, बताओ तुम क्यों इस विपरीत स्थितियों में आजादी की भावना जगाने वाले गीत गा रही हो? अर्थात तुम आशा और उत्साह से भरपूर गीतों को क्यों इस कारागार के पास तैरा रही हो? एक कोयल, कुछ बताओ, ये इतनी सारी मुसीबतें हम लोग झेल रहे हैं, फिर तुम इन उत्साह भरे गीतों को, आशा एवं उत्साह भरे गीतों क्यों इस कारागार के ऊपर तैरा रही हो? हमें क्यों ये सब गीतों को सुनाकर तुम हमें और विपरीत, इतने सारी समस्या हमारे सामने हैं, अब और समस्या क्यों खड़ी कर रही हो? हमारे अंदर जब जुनून आ जाएगा तो क्या तो हमें अब इसी जेल में अंग्रेजों को मारने के लिए उद्यत हो जाएंगे, तैयार हो जाएंगे, तुम्हारे जैसे तुम उद्यत हो, तो ये हमें मार देंगे, फिर तो हम भारत देश को आज़ाद नहीं करेंगे, ना ही हम यहाँ से मुक्त गाएंगे। क्योंकि कवि ने पहले ही कहा था कि यह है, हे कोयल, यह मधुर गीत गाने का समय नहीं है, मुक्ति के गीत गाना है। लेकिन तू तो ये आशा एवं उत्साह भरे गीत गा रही है, इससे क्या मतलब, तुम्हारा मतलब क्या है? तुम ऐसा क्यों कर रही हो? क्यों ऐसे गीत गा रही हो आशा एवं उत्साह के? तुम कुछ तो बोलो, और बोलो तो कुछ स्पष्ट रूप से बोलो। तुम इस कारागार के पास घूम फिरकर हमारे अंदर ओज का संचार क्यों कर रही हो? ओज जो होता है, रस होता है जिसका वीर, ठीक है, स्थायी भाव, जैसे हम पढ़ते हैं रस के बारे में, यानी कि एक जोश आना, और जो जब वो उत्साह, आशा और उत्साह गीत गाएगी, जोश भरेगा, आदमी रोंगटे उठे। जैसे हम जनगण मन गाते हैं ना, तो हमारे अंदर एक नई ताकत से उत्पन्न हो जाती है, चाहे किसी में ताकत नहीं हो, मेरे जैसा हो बिना मांस का, फिर भी ताकत से उत्पन्न हो जाती है। तो ओज का संचार क्यों कर रही हो? हे कोयल, तुम स्पष्ट रूप से बोलो, तुम इस अंधकार भरी रात में क्यों चीख रही हो? कुछ तो बोलो। यानी कवि कोयल से पूछ रहा है, लेकिन कोयल, ये जो कोयल कूक रही है, बस एक बारी कूक रही, मतलब कवि को एक रात में क्या है, कोयल की कूक सुनाई देती है, और कवि तो है ही, फिर कवि को क्या चाहिए? अपनी कल्पना के द्वारा, भावों के द्वारा, उन जो अंग्रेज द्वारा दिए जा रहे अत्याचार है, उनको अपने भावों द्वारा व्यक्त कर रहा है अपने सामने। नोट ध्यान रखना, कवि, ये महत्वपूर्ण बात है, इसलिए मैंने लिखा है, कवि परतंत्र भारत में निराशा, कष्ट, वेदना, समय की विकटता आदि व्यंजना करने के लिए काली शब्द का बार बार प्रयोग किया है। अर्थात अंग्रेजों के अत्याचारों के कारण सब तरफ काला ही काला नजर आ रहा है। यानी कि मैंने स्टार्ट में बताया था, जैसे व्यंजना शब्द शक्ति होती है ना, जिसमें किसी के चीज़ के बारे में हम इंडिकेट करते हैं। जैसे हम कहते हैं ना कि बैल बज गई, यानी कि शाम की बैल बजी है, स्कूल मतलब छुट्टी का समय हो गया है, लोग नाव में बैठ करके जा रहे हैं, इसका मतलब शाम को, यानी कि कहते हैं ना कि दिवावसान या दिवस के समाप्ति पर, यानी कि दिन जैसे जैसे ढलता है, रात होने जा रही है, शाम होती जा रही है, तो लोग व्यापार जो करते हैं, कार्य जो करते हैं, जो मजदूर हैं, वो अपने घर नाव में बैठकर जा रहे हैं। तो ऐसे ही उन्होंने हमारे जो गुलामी भारत था, हमारे जो परतंत्र भारत था, उसमें जो कष्ट, निराशा, वेदना था, उन सभी चीज़ों को काली शब्द के रूप में अभिव्यक्त किया है। क्योंकि जब दुखी दुख होता है ना, सब जगह काला ही काला नजर आता है। और तो कवि के यहाँ तो जब प्रताड़ना दी जा रही है, उनको मारा जा रहा है, उनके द्वारा कार्य किया जा रहा है, फिर उनको भर पेट भोजन नहीं दिया जा रहा, भूख से तड़पा रहा है, तड़पा के उनको जी रहे हैं वो, तो ये सब काला काला उसे नजर आ रहा है। तुझे मिली हरियाली डाली
मुझे नसीब कोठड़ी काली, तेरा नभ भर में संचार, मेरा 10 फुट का संसार। तेरे गीत कहावे वाह, रोना भी मुझे गुनाह, देख विषमता तेरी मेरी, बजा रही तिस पर रणवेरी। देखो कितने अच्छे बोला। तुझे मिली हरियाली डाली, मुझे नसीब कोठड़ी काली, तेरा नब्बर में संचार, मेरा 10 फुट का संसार। तेरे गीत कहावे वाह, रोना भी मुझे गुनाह, देख विषमता तेरी मेरी, बजा रही तिस पर रणभेरी। एक बार एक एक शब्द का अर्थ देखिए, फिर हम भावार्थ देखेंगे। हरियाली हरी हरी भरी डाली, हरी भरी। नसीब, नसीब होता है भाग्य, नसीब अपना अपना, एक मूवी भी है ना, नसीब अपना अपना, यानी भाग्य। कोठड़ी काली, यहाँ कोठड़ी काली का मतलब आया जो जेल में बना हुआ जो कोठड़ी है यानी कमरा है, जेल में कैदियों के लिए बना हुआ कमरा, कैदियों के लिए, कैदियों के लिए बना हुआ कमरा है कोठड़ी जिसे बोलते हैं। नभ, नभ यानी आकाश, आसमान, ठीक है। संचार, संचार करना। 10 फुट का संसार, यहाँ 10 फुट का संसार से आया है काली कोठड़ी के लिए, इस कोठड़ी जिसमें कवियों को या कैदियों को रखा जा रहा है। कहावे कहलाते हैं या कहते हैं, वह प्रशंसा युक्त, प्रशंसा युक्त। रोना भी मुझे गुनाह, गुनाह यानी अपराध, या दूसरा शब्द लें तो पाप है। विषमता रण तेरी मेरी, विषम परिस्थितियां अलग अलग रणबेरी, रणबेरी क्या होता है? युद्ध का नंगाड़ा, युद्ध का नंगाड़ा, ठीक है। रणबीर होता है ना, युद्ध का नंगाड़ा बजता है, जो जैसे ढोल, जो जैसे कहीं युद्ध करने सैनिक जा रहे हैं तो क्या होता है कि ढोल नंगाड़े बजाए जाते हैं। तो हरियाली डाली यानी हरी भरी डाली, नसीब भाग्य होता है। कोठड़ी काली जेल में कैदियों के लिए बनी हुई कोठड़ी। नभ यानी आकाश या आसमान। 10 फुट का संसार यहाँ काली कोठड़ी के लिए है जिसमें कैदियों को रखा जाता है। कहावे कहते हैं या कहलाते हैं, वह यानी प्रशंसा युक्त शब्द आया यहाँ पे। गुनाह, गुनाह यानी अपराध या पाप। विषमता यानी विषम परिस्थितियाँ। तेरी मेरी, तेरी मेरी यानी तेरी तो कोयल के लिए आया और मेरी कवि के लिए आया। बजा रही तिस पर रणबेरी, और फिर भी युद्ध का नंगाड़ा बजा रही है कोयल, ठीक है। शब्दार्थ नसीब, नसीब का अर्थ मैंने अभी बताया, याद हो गया होगा, भाग्य। नभ, नभ यानी आकाश या आसमान। गुनाह अपराध या पाप। रणभेरी युद्ध का नंगाड़ा, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं, ऐसे ज़्यादा महत्वपूर्ण शब्द तो नहीं है, लेकिन फिर भी बच्चों याद रखना है आप लोगों को, क्योंकि आप लोगों के लिए तो बहुत महत्वपूर्ण है। हमें थोड़ा इजी लग रहा है, आप लोगों के लिए तो बहुत ही अच्छे अच्छे शब्द हैं, तो याद रखना। नसीब, भाग्य, नभ, आकाश, आसमान, गुनाह, अपराध या पाप, रणबेरी युद्ध का नगाड़ा। अब देखिए, तुझे मिली हरियाली डाली, मुझे नसीब कोठड़ी काली, यानी ये जो पद्यांश दिया हुआ है इसमें कवि ने स्वयं और कोयल दोनों में तुलना की है। क्या की है? तुलना की है। वो तुलना कैसी? कवि कहता है कोयल से, हे कोयल, तुझे तेरे नसीब में अर्थात तेरे भाग्य में हरी भरी डालियां मिली हैं, बैठने के लिए, रहने के लिए हरी भरी डालियां मिली हैं, और मेरे नसीब में यह काली कोठड़ी मिली है। यानी कि तेरा भाग्य तो कितना अच्छा है कि तुझे इस पूरे संसार में, इस पूरे आकाश में रहने के लिए, बैठने के लिए हरी भरी डालियां मिली हैं, और मुझे, मेरा भाग्य देखो कैसा है, मुझे केवल काली कोठड़ी मिली है। तेरा नभ भर में संचार, और तू इस आकाश में, इस संसार में, इस पूरे आकाश में, इस पूरे संसार में तू कहीं पर भी संचार कर सकते, कहीं पर भी जा सकती है, आ सकती है, लेकिन मेरा 10 फुट का संसार, और तुम तो इस संसार में ना कहीं पर भी जा सकती हो, आ सकती हो, लेकिन मेरा तो यही संसार है, यह केवल 10 फुट का जो कोठड़ी है, काली कोठड़ी है, यही है मेरा संसार है। क्यों? क्योंकि मैं कहीं नहीं जा सकता, केवल बस इस कोठड़ी से थोड़ा सा जाऊंगा तो बाहर मुझे वो भी काम करना होगा, कहीं बैठने की जगह नहीं है, केवल एक काली कोठड़ी है, इसी में सब कुछ, हमें खाना पीना जो भी होता है वो सब कार्य यहीं करना पड़ता है। तेरे गीत कहावे वावा, जब तू गाती है, जब तू सुबह सुबह दिन में गाती है तो लोग तेरी प्रशंसा में वाह वाह, प्रशंसा युक्त शब्द बोलते हैं, वाह वाह कहते हैं। और मैं जब रोता हूँ तो मेरा रोना भी क्या है? गुनाह है, पाप है। यानी कि इस काले कोठरी में बैठ कर जब मैं रोता हूँ तो वह भी गुनाह है, एक अपराध है, क्योंकि मैं रोऊंगा तो मुझे और अत्याचार, यानी कि ये अंग्रेज हैं और यातनाएं, पीड़ाएं देते हैं।
देख विषमता तेरी मेरी, इस प्रकार तेरी और मेरी, देखो कितनी विपरीत परिस्थितियां हैं, यानी कितनी विषमता है, तालमेल बिल्कुल भी नहीं है। तेरी और मेरे परिस्थितियों में देखो कितनी विषमता है, कितना मतलब बिल्कुल ही तालमेल नहीं बैठता है। यानी कि तुझे तो रहने के लिए, बैठने के लिए हरी भरी डालियां मिल रही है, और मेरे नसीब में तो ये काली कोठड़ी है। तो इस आकाश में कहीं पर भी संचार कर सकती है, कहीं पे आ जा सकती है, लेकिन मेरा तो यह 10 फुट का संसार ही, मैं तो केवल इसी में घूम सकता हूँ, इसी में सो सकता हूँ, इसी में खाना सब कुछ कर सकता हूँ। तेरे गीत जब तू गाती है तो लोग प्रशंसा में बोलते हैं, वाह क्या बात है, कोयल गा रही है, और सभी कोयल की आवाज़ तो पसंद भी है। और जब मैं रोता भी हूँ तो यह तो मेरे लिए क्या, संसार के लिए, लोगों के लिए क्या गुनाह है, अपराध है। देख विषमता तेरी में, तेरी और तेरे और मेरे बीच में देखो कितनी विषमता है, कितनी बिल्कुल भी तालमेल नहीं है। बजा रही तिस पर रणभेरी, और बजा रही तिस पर रणभेरी, और फिर भी तू इन विपरीत परिस्थितियों में जो युद्ध के नगाड़े बजा रही है वह आश्चर्यचकित है। मुझे समझ में नहीं आ रहा तू ये युद्ध के नगाड़े क्यों बजा रही है। तेरे में और मेरे में कितनी बिल्कुल भी तालमेल नहीं, कितनी विषम परिस्थितियां हैं। तू बिल्कुल हरी भरी डालियों में बैठती है, मेरे नसीब में ये संसार है, काली कोठड़ी है, तू संसार में कहीं पे जा सकती है, मेरा यह संसार 10 फुट का ये काली कोठड़ी है। जब तू गाती है तो लोग वाह वाह करते हैं, प्रशंसा युक्त शब्द बोलते हैं, और मेरा तो लोगों को रोना भी अपराध पाप लगता है। देख तेरे मेरे बीच में कितनी विषमता है, फिर भी तू क्यों ये आश्चर्यचकित गीत गा रही है, क्यों ये युद्ध के नगाड़े बजा रही है, क्यों ये उत्साह एवं आशा के संचार भरे गीत गा रही है। मुझे समझ में नहीं आ रहा ये मेरे लिए क्या है, आश्चर्यचकित बात है। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने स्वतंत्र कोयल से स्वयं की तुलना बड़े ही मार्मिक ढंग से की है। मार्मिक यानी मर्म, रहस्य, मतलब बहुत भयंकर रूप से। कवि कोयल से कहता है, हे कोयल, तुम्हारा भाग्य मुझसे अच्छा है, क्योंकि तुम्हें रहने बैठने के लिए हरी भरी डालियां मिली हैं, पर मेरा भाग्य में जेल की यह अंधकार भरी 10 फुट की काल कोठड़ी है। अर्थात मेरी जिंदगी इस कोठड़ी में सिमट गई है। फिर कवि कोयल से कहता है कि तुम कहीं पर भी विचरण कर सकती हो और अपने मन चाहे गीत गा सकती हो। यानी कि हे कोयल, तू कहीं पर भी जा सकती है, आ सकती है, कहीं पर किसी हरी भरी डाली बैठ सकती है, गा सकती है, लेकिन मेरा तो यही संसार ही है, 10 फुट का ही संसार, और यह भी अंधकार भरा है। तुम्हारे गीतों को सुनकर लोग प्रशंसा में वाह वाह कहते हैं, और मेरे लिए तो रोना भी अपराध है, अर्थात पाप है। कवि कहता है कि हम दोनों में इतनी विषमता है, फिर भी तुम युद्ध का नगाड़ा संगीत क्यों बजा रही हो, आशा एवं उत्साह भरे संचार भरे गीत क्यों गा रही हो, अर्थात हमें स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए संघर्षरत रहने की प्रेरणा दे रही हो। यह क्या है, आश्चर्यजनक है, आश्चर्यचकित करने वाली बात है, विस्मय करने वाली बात है। मैं इस चीज़ को समझ नहीं पा रहा हूँ कि तू क्यों चीख रही है, क्यों बोल रही है। हे कोयल, कुछ तो बोलो, लेकिन बोलो मुझे जो समझ में आए। इस गहन भरी अंधकार में तू क्यों चीख रही है, क्यों रो रही है, क्यों बोल रही है। इस हुंकरती पर अपनी करती से और कहो क्या करूं, क्या कर दूं, कोकिल बोलो तो, मोहन के व्रत पर प्राणों का आसव किस में भर दूं, कोकिल बोलो तो। यानी कि हुंकरती यानी भी बताया ना, हुंकार भरना या गर्जना करना। करती होते रचना, जैसे हम कहते हैं ना कि माखनलाल चतुर्वेदी की कृतियां निम्नलिखित हैं, रायनी कृतियां यानी रचनाएं। कहो क्या कर दूं, कोकिल बोलो तो, मोहन, यहाँ मोहन आया है अपने राष्ट्रपिता, और राष्ट्रपिता किसे कहते हैं, मोहनदास करमचंद गांधी, जिनका पूरा नाम था मोहनदास करमचंद गांधी, अर्थात हम कह सकते हैं महात्मा गांधी जी या महात्मा गांधी। ठीक है। व्रत होता है संकल्प। व्रत क्या होता है, संकल्प, या एक दूसरा अर्थ और ले हम उपवास भी ले सकते हैं, लेकिन यहां लेंगे केवल संकल्प, उपवास नहीं लेंगे। प्राणों का आसव होता है रस, यानी कि शक्ति। कोकिल बोलो तो, ठीक है। तो हुंकरती है हुंकार भरना, गर्जना, करती यानी रचना। मोहन होता है राष्ट्रपिता मोहनदास करमचंद गांधी या महात्मा गांधी। व्रत होता है संकल्प या उपहास। आशा होता है रस या शक्ति।
कोकिल बोलो तो हे कोयल कुछ तो बोलो। शब्दार्थ देख लीजिए। हूं करती यानी क्या होता है, हुंकार भरना या गर्जना करना, गर्जना भी कह सकते हैं आप, गर्जना, ठीक है। कृति, कृति यानी रचना। मोहन, मोहन यानी मोहनदास करमचंद गांधी अर्थात महात्मा गांधी। व्रत, संकल्प या उपहास। आसव यानी रस या मदिरा। व्रत ध्यान रखना। देखो जो आप लोग गांधी गांधी लिखते हो ना इस प्रकार से, ये अशुद्ध शब्द बेटा ध्यान रखना, अनुस्वार नहीं आता, चंद्र बिंदु आता है, ये शुद्ध है, ये ध्यान रखना एक तो, ठीक है। समझ में आ गया। हूं करती यानी हुंकार भरना या गर्जना करना। करती यानी रचना। मोहन यानी मोहनदास करमचंद गांधी अर्थात महात्मा गांधी। व्रत, व्रत यानी होता है संकल्प, उपा। आसव यानी रस या मदिरा। इस हुंकरती पर अपनी करती से और क्या कर दूं, कोकिल बोलो तो हे कोयल, हे कोयल तुम कुछ तो बोलो, हे कोयल तुम कुछ तो बोलो। इस हुंकरती पर तेरी जो यह हुंकार है, तेरी जो यह गर्जना है, तेरी यह जो रणबेरी है, तेरे जो आशा उत्साह भरे संचार की जो गीत हैं, कोयल कुछ तो बोलो। तुम्हारी इस हुंकार पर अपनी करती से और कहो क्या कर दूं। तुम्हारी इस हुंकार पर हे कोयल कुछ बोलो, मैं अपनी रचना से और मैं क्या कर सकता हूँ, मैं अपनी करती से और क्या कर सकता हूँ। यानी कि मैं तो देखो जेल में बंद हूँ, मैं कुछ कर नहीं सकता, गुलाम है भारत, गुलाम मैं हूँ यहाँ पर भी। लेकिन तुम बताओ, तुम्हारी ये जो आशा और उत्साह भरी संचार के जो गीत हैं, ये जो रणबेरी है, यह जो गीत तुम गा रही हो, बताओ मैं क्या करूं, मैं क्या करूं अपनी रचना के द्वारा, और मैं क्या कर सकता हूं। मैं तो केवल रचनाएं लिख सकता हूं, इन रचनाओं के द्वारा, और बता मैं क्या कर सकता हूं। जो तू यह हुंकार भर रही है तो तू मुझे बता कि मैं क्या करूं। मैं तो केवल रचनाएं लिख सकता हूं, अब बताइए रचना में और मैं क्या करूं, तू मुझे बता। मोहन के व्रत पर प्राणों का आसव किसमें भर दूं, कोयल बोलो तो। यानी मोहनदास करमचंद गांधी ने देश को स्वतंत्र कराने का संकल्प लिया था। प्राणों का आसव किसमें भर दूं, अरे वो उन्होंने संकल्प तो लिया था आजादी का, लेकिन अब तुम बताओ मैं मेरी शक्ति किसमें भर दूं, मैं मेरे प्राणों की शक्ति किसमें भर दूं, किसमें मैं रस भर दूं ऐसा कि वह मोहनदास करमचंद गांधी जी द्वारा, महात्मा गांधी जी द्वारा जो आजादी का संकल्प लिया था उसे पूरा करने के लिए मैं अपनी शक्ति किसमें भर दूं। कुछ तो बोलो हे कोयल, कुछ तो बोलो। कवि क्या कह रहा है, हे कोयल कुछ तो बोलो, तेरी इस हुंकार गर्जना भरी, हुंकार भरी नंगाड़े जैसी आवाज है, जो उत्साह और आशा भरे संचार जो गीत तू गा रही है, तू बता मैं अपनी रचना के द्वारा और क्या मैं कर सकता हूं। हे कोयल कुछ तो बोलो। मोहनदास करमचंद गांधी ने जो आजादी के संकल्प लिए, जो भारत को स्वतंत्र कराने के लिए जो संकल्प लिए थे, उन संकल्प को पूरा करने के लिए मैं उत्साह का संचार, आशव रस किसमें भरूं, किसमें मैं अपने प्राणों की शक्ति भरूं, क्योंकि मैं तो कुछ कर नहीं सकता, क्योंकि मैं तो इस काल कोठरी में 10 फुट के संसार में हूं, 10 फुट का जो काल कोठरी है उसमें हूं। तो बताओ मैं क्या करूं, तुम तो कुछ तो बोलो। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि कोयल से कहता है कि तुम्हारी इस ओंकार गर्जना को सुनकर मैं तुमसे पूछना चाहता हूं, मैं तुमसे पूछना चाहता हूं कि मैं अपनी रचनाओं में और क्या कर सकता हूं। हे कोयल तुम मुझे बताओ। यानी कवि कोयल से पूछ रहा है कि जो तू यह ओंकार भर रही है, तो जो गर्जना कर रही है, मैं तुमसे पूछना चाहता हूं कि मैं अपनी रचनाओं में और क्या मैं कर सकता हूं। हे कोयल तुम मुझे बताओ। महात्मा गांधी ने देश को स्वतंत्र कराने के लिए जो दृढ़ संकल्प लिया, उसे पूरा करने के लिए मैं अपने प्राणों का आशव अर्थात रस किसमें भर दूं, अर्थात अपनी प्राणों की शक्ति किसमें भर दूं। हे कोयल तुम कुछ तो बोलो, तुम मुझे बताओ कि मैं देश की आजादी के लिए और क्या कर सकता हूं। बताओ हे कोयल मैं क्या कर सकता हूं, मैं तो केवल रचनाएं लिख सकता हूं, मैं तो कहीं बाहर जा भी नहीं सकता। अब तू बता मैं क्या करूं, जो तू ये गर्जना भरी गीत गा रही है, जो आशा उत्साह संसार भरे गीत गा रही है, अब तू बता मैं और क्या कर सकता हूं। मैं केवल रचनाएं लिख सकता हूं, इन रचनाओं में और मैं क्या करूं, तुम कुछ मुझे बताओ। महात्मा गांधी जी ने देश को आजाद कराने के लिए जो संकल्प लिया था, अब मैं तो कुछ कर नहीं सकता, अब बताइए मैं अपने प्राणों की शक्ति किसमें भर दूं, किसमें वह रस भर दूं, किसमें अपनी प्राण शक्ति भर दूं कि वह कुछ करे उस संकल्प को पूरा करने के लिए। हे कोयल कुछ तो बताओ। तो बच्चों यह है तुम्हारी कैदी और कोकिला समाप्त होती है।
उम्मीद करता हूँ आप लोगों को बहुत अच्छा समझ में आया होगा। इसी प्रकार आप हमारे सेशन से जुड़े रहिएगा। धन्यवाद, थैंक यू सो मच।